Assalamu alaikum. Hi, hello, how are you guys? Hope you are doing well. The lockdown is on. The horrendous disease COVID-19 is on, so everybody's bit occupied with illness. So in this case, I started a small initiative for the competitive exams. I started to prepare videos on history for the competitive exams for NTA, NET and for the rest of the exams, national and state level. सो गाइज हमने 4 वीडियोस अपलोड ऑलरेडी किए हैं। तो गाइज मैं डिस्कस कर रहा था एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स पे, जो आज जो हमारा टॉपिक है, जिसको हम 3-4 वीडियोस में स्प्लिट करेंगे। 3-4 वीडियोस को स्प्लिट करके हम पूरा एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स को डिस्कस करेंगे। उसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स में मैंने कहा कि मैं आपको क्रोनोलॉजिकली हर एक पावर का इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगा और हर एक पावर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उन्होंने कैसे यहाँ पर सेटलमेंट्स और अपना पावर एस्टैब्लिश कैसे किया, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो गाइस हमने पुर्तगीज को डिफाइन किया, उसको डिस्कस किया है, उसके पोर्ट्स, उसके सेटलमेंट्स, उनकी गवर्नमेंट कहां से थी, तो हमने उसको डिस्कस। तो गाइस इस नेक्स्ट वीडियो में हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक जो हमारा आज का है वो है डच पावर। डच क्यों हम इसे कहते हैं? क्योंकि जो पीपल नेदरलैंड्स में रहते हैं उनको डच कहते हैं, जैसे इंडियंस जो है इंडिया में उनको इंडियंस कहते हैं, या ईरानियंस ईरान में उनको ईरानी कहते हैं, पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में रहते हैं उनको पाकिस्तानी कहते हैं। दैट्स वाई कि इसको डच पावर कहते हैं। यानी डच के लोग जो यहां पर आए उन्होंने अपना पावर एस्टेब्लिश किया, उसको डच पावर कहते हैं। सिंपली इनका डेट जो माना जाता है, जो यहाँ पर ऑफिशियल डेट माना जाता है कि इनने ये कब यहाँ आए और इनका ये जो पीरियड है, इनका जो रीन है, एम्पायर है, ये कब खत्म हो गया। 1605 में ये यहाँ पर इन्होंने कम्युनिस्टमेंट किया, इन्होंने अपने सेटलमेंट्स, इन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश किया और 1825 में इनको ब्रिटिश के साथ मतलब वार्स और बैटल्स हो गए, फिर इनको यहां से निकाला गया। फिर यहां पर इसके बाद मोनोपोली हासिल करते हैं इंग्लिश पावर। तो डच पावर जो है ये इंडिया में कब स्टार्ट होता है? 1605 में। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। जो आपको इसमें पॉइंट्स रिमेंबर करने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी प्रीफेस में वो आपको याद रखने। कंसिस्टेड ऑन द सेटलमेंट्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स, ये इसकी कंसिस्टेंस और इसकी बेस किन पर थी? सेटलमेंट्स और ट्रेडिंग पोस्ट। ये इनिशियली यहां पर क्या आए थे? अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने, और पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सेटलमेंट्स और ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश किए, उन्हीं पर उन्होंने कंसिस्टेंसी अपनी शुरू की। फिर उन्होंने क्या किया? सेकंड पॉइंट जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, वो है डच इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू द गवर्नरेट्स। ये गवर्नरेट्स के दरमियान ये था, डिवाइड था। मतलब ये कि जो डच पावर ये पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं था, ये कहीं जगहों पे एस्टैब्लिश था, कहीं पोस्ट्स पे एस्टैब्लिश था, या कहीं सेटलमेंट्स पे एस्टैब्लिश था, और उन सेटलमेंट्स को डिवाइड किया गया था गवर्नरेट्स में। पहला जो सेटलमेंट था या पहले जो गवर्नरेट थी वो उसको कहते थे डच स्लोन, DUTCHCEYLON। दूसरा डच कोरोमंडल, तीसरा डच मालाबार, और डायरेक्टरेट्स में भी ये थोड़ा सा डिवाइड इसका हो गया था, वो था डायरेक्टरेट्स ऑफ डच बंगाल एंड डच सूरत। तो गाइस जो थर्ड पॉइंट है वो है फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन डच कोरोमंडल, नोटेबली पुलिकेट। पुलिकेट जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है मैंने डिस्कस किया है पोर्तुगीज पावर की पोर्तुगीज वाले वीडियो में। तो पुलिकेट से क्या करते हैं? ये खुद को एस्टैब्लिश करते हैं। चौथा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लुकिंग फॉर टेक्सटाइल्स टू एक्सचेंज विद द स्पाइसेस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने काम किया, यहां पर इन्होंने टेक्सटाइल्स का ट्रेड पहले शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम यहां पर टेक्सटाइल्स को एक्सचेंज करेंगे विद द स्पाइसेस। ये इंडिया के टेक्सटाइल्स को देखते थे कि वो हमें कैसे मिलेंगे और हम एक्सचेंज में उनको स्पाइसेस देंगे। इसके बाद ये क्या करते हैं गाइस? इसके बाद ये डच सूरत और डच बंगाल को एस्टैब्लिश करते हैं। डच सूरत को एस्टैब्लिश करते हैं 1616 में, और इसके बाद डच बंगाल को एस्टैब्लिश करते हैं 1627 में रेस्पेक्टिवली। ऑफिशियल नेम जो होता है डच पावर का यहां पर, वो ऑफिशियल नेम होता है द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड्स। और कंपनी जो है इसको ग्रांट दिया जाता है, जो इसकी होम कंट्री होती है या जो होम पावर होता है या जो इसका होम गाइडर होता है या होम गवर्नमेंट जो होती है, उसको ग्रांट करते हैं कुछ राइट्स कि आप इन चीजों के साथ डील कर सकते हो फॉरेन लैंड्स में, क्योंकि ये कॉलोनियल पावर्स होते हैं और ज्यादा ये अपने कॉलोनीज को बाहरी दुनिया में एस्टैब्लिश करते हैं। तो जो होम गवर्नमेंट होती है वो इन्हें कुछ ग्रांट्स देती है, इन्हें कुछ हुकूक देती है। जो पहला इसमें होता है टू कैरी द ट्रेड पर्पज के लिए आप कहीं भी जा सकते हो, अपना ट्रेड कर सकते हो। सेकंड जो होता है वेज वॉर्स, आप क्या कर सकते हो? आप फॉरेन लैंड्स में जंग लड़ सकते हो।
और एक्वायर्ड टेरिटोरीज, आप टेरिटोरीज भी यहाँ पर हासिल कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कंक्लूड ट्रीटीज, यानी आप मुआहदे भी कर सकते हो। और जो लास्ट होता है वो है फोर्टिफाई प्लेस, यानी अपने प्लेस, अपने ट्रेडिंग, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को आप फोर्टिफाई कर सकते हैं, उनकी हिफाजत कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम देखेंगे डच सब गवर्नमेंट कहां पर थी, यानी इन्होंने जो अपनी सेटलमेंट से अपना रूल जो एस्टेब्लिश किया था, उनके मेन पोस्ट कहां पर थे या मेनली वो कहां से गवर्न हो रहे थे। पहले पुलिकत में था 1617 से लेकर 1689 तक, फिर नेगापट्टा में 1689 से लेकर ऑनवर्ड्स जब तक ये यहां रहे तब तक वो यहां पर डच सब गवर्नमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश की वहां पे। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे। फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री वाज सेट अप एट मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम के नाम से भी वो जाना जाता था। जो इन्होंने परमानेंट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की वो 1605 मसूलीपट्टनम में हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है फाउंड फैक्ट्री एट पुलिकत। 1610 में ये एक फैक्ट्री बनाते हैं पुलिकत में, आफ्टर सीकिंग ये प्रॉपर परमिशन लेते हैं फ्रॉम द किंग ऑफ चंद्रागिरी। चंद्रागिरी के किंग से ये प्रॉपर परमिशन लेते हैं, प्रॉपर परमिशन या प्रॉपर ग्रांट लेते हैं। उसके बाद वो पुलिकत में 1610 में वो अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं वहां पर। फ्रॉम 1617 चीफ ऑफ द पुलिकत केम टू बी नोन एज डच गवर्नर इन इंडिया। ये जो चीफ था पुलिकट का, फिर उसी को डच गवर्नर इंडिया के नाम से जाना गया। यानी वो जो चीफ था पुलिकत का, फिर उसको क्या कहा गया, उसका नाम चेंज हो गया और उसको कहा गया डच गवर्नर इन इंडिया। ये डेवलपमेंट हो गई थी 1617 में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुगल से ये लड़ते हैं, मुगल से झगड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, नागलवंची में इनकी एक फैक्ट्री होती है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय मुगल उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या तबाह करते हैं, उसको वहां पर पेरिश करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो वन डेन ब्रोस्की होता है, वो इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है डच पावर की। वो ऑर्गेनाइज करते हैं यहां की सारी फैक्ट्रियां, स्पेशली बंबई की, अहमदाबाद की, आगर की, बुरहानपुर और ब्रॉज की जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो गई थी, ये 1620 में इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी। 1620 में ये एस्टेब्लिश हो गई थी। इन बंगाल द फर्स्ट डच फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट पिपली। पिपली एक जगह है बंगाल में, वहां डच की पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश होती है। फिर क्या होता है नेक्स्ट में क्या करते हैं, द डच हैज क्रेडिट टू डिसलॉज पोर्तुगीज फ्रॉम मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड जो होता है, जो ट्रेड थ्रू सी होता है या सी बॉर्डर ट्रेड होता है, उसमें डच क्या करता है, डच पोर्तुगीज पावर को डिसलॉज करता है, उनको एक तरफ फेंकते हैं, इनको मैरीटाइम ट्रेड से बाहर फेंकते हो, उस पर अपनी फौकियत हासिल करते हैं। और यहां पर वो क्या करते हैं, इसके बाद वो मैरीटाइम ट्रेड को परमानेंटली या ऑफिशियली एस्टैब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, द क्रेडिट फॉर मेकिंग इंडियन टेक्सटाइल इज द प्रीमियर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया गोज टू डच। जो इंडियन टेक्सटाइल्स होते हैं, जो यहां से एक्सपोर्ट होता है बाहरी दुनिया में या फॉरेन वर्ल्ड में, ये क्रेडिट जाता है सिर्फ डच को। डच क्या करता है, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया, जो डच है उसने क्या किया, उसने स्पाइसेस का ट्रेड किया और एक्सचेंज में इसने टेक्सटाइल्स लिए, इंडियन टेक्सटाइल्स। और उन इंडियन टेक्सटाइल्स को वो क्या करते हैं, वो यहां से उनको बाहरी दुनिया में या फॉरेन वर्ल्ड में उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है ड्यूरिंग डच। कमोडिटीज अदर देन क्लोथ्स एक्सपोर्टेड देम वर इंडिगो, साल्ट एंड पेपर एंड बंगाल ग्रास सिल्क। और अदर कमोडिटीज जो यहां से बाहर हो गई, कहां, हिंदुस्तान से बाहर या उनका एक्सपोर्ट हो गया, वो थी इंडिगो, साल्ट एंड पेपर एंड बंगाल ग्रास। ये तीन ऐसे कमोडिटीज थे, तीन ऐसे प्रोडक्ट्स थे या तीन ऐसे गुड्स थे जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे थे उस डच के टाइम में यहां से फॉरेन वर्ल्ड में, यानी इसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा था। और इसमें भी डच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत उम्दा रोल है। इसके बाद जो इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है वो ये है कि दे बिल्ट फोर्ट गुस्ताउस एट चिंसूरा। चिंसूरा एक जगह है बंगाल में। 1770 में क्या करते हैं, ये यहाँ पर एक फोर्ट बनाते हैं और वो फोर्ट गुस्तावस के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा या इससे पहले भी एग्जाम में इसको पूछा गया है। फर्स्ट डच एक्सपेडिशन, यानी डच ने जो पहली एक्सपेडिशन, पहली बैटल, पहली घुसपैठी की या उन्होंने यहां पर एक्सपेडिशन की, वो ईस्ट इंडीज पहुंची 1596 में अंडर कॉर्नेलियस हॉटमैन। कॉर्नेलियस हॉटमैन एक ऐसे शख्स थे जो उस टाइम की डच आर्मी को लीड कर रहे थे और वो हिंदुस्तान में आते हैं, ईस्ट इंडीज में आते हैं, स्पेशली इंडिया में 1596 में। इसके बाद लिंकस्टन होते हैं। लिंकस्टन वाज पायनियर इन द मेथड ऑफ द डिस्कवरी ऑफ कमर्शियल पॉसिबिलिटीज इन इंडिया। या जो लिंकस्टन होता है, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होती है डच की, डच पावर की। यही होते हैं जिनको सारा क्रेडिट जाता है, जो भी कमर्शियल पॉसिबिलिटीज उनकी यहां पर बन जाती है हिंदुस्तान में या ईस्ट इंडिया में।
EI जो है ये रेफर होता है ईस्ट इंडिया और स्पेशली इंडिया में। इसके बाद डच सेटलमेंट एट देवापट्टनम लेटर केम टू बी नोन एज फेमस फोर्ट सेंट डेव इंग्लिश ऑक्यूपेशन। यानी जो इनका सेटलमेंट, इनकी सेटलमेंट होती है देवापट्टनम में, उस सेटलमेंट को ऑक्यूपाई करते हैं इंग्लिश और फिर उसको फेमस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। वो फेमस फोर्ट का नाम है सेंट डेविड। इंग्लिश ऑक्यूपेशन के अंदर वो सेंट डेविड को वो डेडिकेट करते हैं। इसके बाद द फैक्ट्री एट पुलिकत वाज फोर्टिफाइड। पहले क्या करते हैं, वो जो पुलिकत की फैक्ट्री होती है उसको फोर्टिफाई करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड लेटर केम टू बी नोन एज गैल्डेरिया, फोर्ट गैल्डेरिया। फिर उसी फैक्ट्री को, उसी फोर्टिफाइड फैक्ट्री को फिर इसको ये क्या बनाते हैं, ये फोर्ट गैल्डेरिया बनाते हैं, या फोर्ट गैल्डेरिया भी कह सकते हैं। इसे नोमेनक्लेचर है, यू कैन प्रोनाउंस इट एज यू विश। थोड़े से फैक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, या एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। जो डच फैक्ट्रीज एट कोरोमंडल कोस्ट थी वो 13 थी, 13 फैक्ट्रीज पे वो मुश्तमिल थी जो कोरोमंडल कोस्ट में उनके एस्टेब्लिश हो गई थी। वो थी मसूलीपट्टनम, पेटापोली, देवानापट्टनम, तिरुपपुलियार, पुलिकत, नेगापट्टम, पोर्टोनोवो, सद्रासपत्तम, गोलकुंडा, नागलवंची, पल्लाकोल्लू, द्राक्षरम, बेमलीपट्टम। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसको याद रखिएगा। डच फैक्ट्रीज बंगाल जो होती है स्पेशली वो होती है पिपली। लेटर ऑन उसको अबंडन करते हैं, लेटर ऑन वो वहां से जाते हैं, फिर उसको रिमूव करते हैं। फिर इसके बाद चिंसूरा है 1663 में वो एस्टेब्लिश करते हैं उसको। कासिम बाजार जो पटना में होती है, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज होती है बंगाल में। तो गाइस इसके बाद थोड़ा डच कॉइनेज पे नजर डालते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा डच कॉइनेज के बारे में। ऑपरेटेड सेवरल मिंट्स एट कोचिन, पुलिकत, मसूलीपट्टम, नागापट्टम एंड पांडिचेरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेवरल मिंट्स ऑपरेट किए कोचिन से, पुलिकत से, मसूलीपट्टम, नागापट्टम और पांडिचेरी से। अपने इनकी मिंट्स थे जहां से कॉइन को मिंट कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कॉइन्स वर ऑल मॉडल्ड ऑन द लोकल कॉइनेज। यानी जो यहाँ की मुगल एम्पायर की या रीजनल एम्पायर की यहाँ कॉइनेज चल रही थी, उसी मॉडल पे उन्होंने अपनी कॉइनेज बनाई, अपनी कॉइनेज मिंट की, फिर उन्हीं को सेपरेट किया। उन्होंने कोई नई कॉइन नहीं बनाई या कोई नई इनोवेशन इस कॉइनेज एस्पेक्ट में नहीं दिया। इनकी जो कॉइनेज थी वो कोई खास स्पेशल नहीं रही, वो बेस्ड ऑन द लोकल कॉइनेज थी। तो गाइस इसके बाद इंग्लिश आते हैं और इंग्लिश डच के साथ लड़ते हैं, वो बैटल्स करते हैं, वो इनके साथ कन्फ्रंट हो जाते हैं। और इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, डिक्लाइन एंड डाउनफॉल ऑफ डच पावर। क्या होता है, वो इनके साथ लड़ते हैं और नेवल पावर में उनसे वो ज्यादा बड़े होते हैं। उनकी जो नेवल पावर होती है, वो नेवल पे बेस होती है, वो अगेंस्ट डच बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो डच को क्या करते हैं, उनको हराते हैं। अंडर द टर्म्स ऑफ डच ट्रीटी ऑफ 1824, डच और इंग्लिश के दरमियान एक ट्रीटी होती है 1824 में। उस ट्रीटी में क्या होता है, उस ट्रीटी में जो सारी डच प्रॉपर्टी और एस्टैब्लिशमेंट होते हैं उसको टेक प्लेस करता है ब्रिटिश। वो कब उसको टेक प्लेस करता है, ऑन 1 मार्च 1825। 1825 में 1824 में ट्रीटी होती है और 1825 में सारी जो एस्टैब्लिशमेंट प्रॉपर्टी डच की होती है वो ट्रांसफर हो जाती है ब्रिटिशर्स की ओर। इसके बाद थोड़े से हम डिक्लाइन के काज पढ़ेंगे, 2-4 पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे। राइज ऑफ इंग्लिश नेवल पावर अगेंस्ट द डच। जो राइज ऑफ इंग्लिश नेवल पावर होती है, इंग्लिश नेवल पावर ही काज बन जाती है कि वो डच को हराते हैं, यहां से उनको भगाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, यानी इनकी जो अथॉरिटी थी डच होम गवर्नमेंट की, वो बहुत सेंट्रलाइज्ड थी। यानी इनको सिर्फ सेंटर के हुक्मनामे ही फॉलो कर रहे थे, सेंटर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, और वो हाईली सेंट्रलाइज्ड थे। वो अपने बुनियाद से कोई भी चीज नहीं कर सकते थे, कोई भी फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं कर सकते थे। तो हर एक चीज पे उनको अपने गवर्नमेंट से पूछना था। और इस वजह से, इस बुनियाद पर इनको क्या हुआ, इनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थी वो लेकर गई, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जब लेकर एट द सेम टाइम, तो एट द सेम टाइम ये कंपटीशन भी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हार गए। इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद हेडक्वार्टर्स वर ऑन फार अवे इन इंडोनेशिया। इनके जो हेडक्वार्टर्स थे, जो बेस थे, एस्टैब्लिश थी, यानी जो इनके ऑर्डर्स आते थे वो इंडोनेशिया से आते थे। इंडोनेशिया में एक जगह है बताविया एक जगह है जहां डच पावर एस्टैब्लिश होता था परमानेंटली, या जो सीट होती थी वो वही थी। और बताविया से इनको हर एक हुक्मनामा आता था, और इसकी वजह ये भी वजह बन गया कि उस हेडक्वार्टर की वजह से ये लेक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इनमें पैदा होगी, और वो मैटर को सॉल्व करने में नाकाम है। इसके बाद इनके करप्ट ऑफिसर्स आते हैं जो बहुत करप्ट होते हैं, जिनमें करप्शन आता है, जो ट्रेजरस होते हैं, जो चीट करते हैं इसके डच गवर्नमेंट के साथ, और फाइनली वो एस्टैब्लिश। फाइनली इसके बाद क्या होता है, फाइनली इसके बाद इंग्लिश आते हैं, इनको ओवरकम करते हैं, इनको यहां से भगाते हैं।
तो गाइज ये था डच पावर इन इंडिया, हमने इसको डिस्कस किया, इसके मेन पॉइंट डिस्कस किए। तो गाइज आई होप यू विल लाइक माय वीडियो, यू विल लाइक द फैक्ट्स दैट आई डिस्कस्ड विद यू। So I hope you will subscribe and like my channel and share with maximum people, share with students especially who are preparing for competitive exams, especially for NT-NET and for the rest of state and national level exams. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश पावर को, इंग्लिश पावर को, इंग्लिश ने यहाँ पर कैसे फुटिंग हासिल की, इंग्लिश ने कैसे डच और पुर्तगीज को यहाँ से हराया और कैसे बाहर निकाला और फिर उन्हें कैसे बेस यहाँ पर एस्टैब्लिश और इंग्लिश फिर का सब फॉरेन पावर को यहाँ से हराती और वो फिर यहाँ से यहाँ की पॉलिटिकल फ्लॉज का फायदा उठाकर यहाँ अपनी बेस जमाती। गाइस हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।